क्या हम आईवीएफ की जर्नी में अपना बेबी का जेंडर भी पता कर सकते हैं पहले से कि हाँ ये बॉय होगा या गर्ल, या हमें चेंज करा सकता हूँ क्या पहले से? ये चीज़ें हम इंडिया में तो डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं। मैं जो मूवी में देखता था, डोनर एग ले लिया या फिर डोनर स्पर्म ले लिया, तो उससे तो ये भी पॉसिबल है ना कि बेबी की हाइट क्या होगी, वेट कितना होगा, तो ये पॉसिबल है क्या इस चीज़ से जेनेटिकली भी करना से मैनेज? अगर किसी कोई पेशेंट डोनर एग के लिए जा रहा है या डोनर स्पर्म के लिए जा रहा है, आपका जो क्राइटेरिया है वो आप एक लिख के दे सकते हैं अपनी क्लिनिशियन को कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो डोनर है उसकी इस तरह की हाइट हो, उस तरह के उसके आइज़ का कलर हो। तो हम कोशिश करते हैं कि वो मैच हो जाए, बट इट ऑल डिपेंड्स। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्वास्थ्य बडी शो। आप लोगों ने ये दो मूवी तो जरूर देखी होगी, विक्की डोनर एंड गुड न्यूज़, बट क्या जो इन मूवी में दिखाया गया वो सच्चाई है? आईवीएफ का प्रोसीजर क्या इतना ही टिपिकल होता है जैसा इन मूवीज़ में दिखाया जाता है? आइए जानते हैं इन सारी बातों को आज के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर नितिका गुप्ता से, जो कि एमबीबीएस एमडी गायनेकोलॉजिस्ट है, और ये हमें बताएंगी कि क्या चीज़ होती है सीरोगेसी में, कैसे इनफर्टिलिटी रेट इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इंडिया के अंदर, और काफ़ी सारे बातों को ये खुलासा करने वाली हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं स्वास्थ्य बडी शो विद मिस नितिका गुप्ता। पहले हम कभी कभी आईवीएफ के बारे में सुनते थे, अब तो जगह जगह इनफर्टिलिटी सेंटर्स खुल चुके हैं। तो क्या रीज़न है, बढ़ते जा रहा है क्या इनफर्टिलिटी रेट? पहले आईवीएफ बहुत रेयरली सुनने को मिलता था, बट अब आईवीएफ बहुत कॉमन हो चुका है और जगह जगह जैसे आपने कहा कि सेंटर्स भी खुल चुके हैं। बेसिकली अब इनफर्टिलिटी के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जो फीमेल्स हैं अब करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, लेट मैरिजेस होती हैं, उसके बाद स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, काम का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, और हमारे फ़ोन्स भी डेफिनेटली हमारा स्ट्रेस बहुत बढ़ाते हैं। तो एक ये सारे कॉजेज़ हो सकते हैं कि इनफर्टिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सेकेंडली अब पेशेंट्स भी अवेयर हो चुके हैं। जब कंसीव नहीं करता है पेशेंट, 1 साल ही शादी को हुआ होता है, 2 साल ही शादी को हुआ होता है, तो वो अप्रोच करते हैं आईवीएफ सेंटर्स को, और इसलिए आईवीएफ के रेट्स भी बढ़ गए हैं। क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इस आईवीएफ की जर्नी में? आईवीएफ को जैसे आपने कहा, इसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि जो एम्ब्रियोज एक लेडी के अंदर जो नॉर्मली यूट्रस के अंदर बनते हैं वो अब बाहर बनते हैं, उसको हम एक डिश में, एक लैब में बनाते हैं। जब वो 3 डेज़ के या 4th डे या 5th डे के हो जाते हैं तो हम उसको यूट्रस में डाल देते हैं। इसको हम आईवीएफ कहते हैं। अब इसके अगर स्टेप्स बताएं तो नॉर्मली इसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं एक समझने के लिए। हम पीरियड्स के 2nd या 3rd डे पेशेंट को बुलाते हैं, उसके बेसिक टेस्ट करते हैं, उसे देखते हैं कि भाई पेशेंट के हार्मोन्स लेवल लो लेवल पे हैं या नहीं, और फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम उसको इंजेक्शंस लगाते हैं। इन इंजेक्शंस को हम गोनाडोट्रोफिन्स कहते हैं। हमारा मेन एम इसमें रहता है कि हम मल्टीपल एग्स बनाएं। एक नॉर्मली एक फीमेल के अंदर एक एग बनता है, बट इसके अंदर हम बहुत मल्टीपल एग्स बनाते हैं। फिर इसके साथ साथ हम एंटागोनिस्ट लगाते हैं, ये 2nd इंजेक्शन होता है, जिससे कि स्पॉन्टेनियस रप्चर ना हो एग्स का। जब हमारे मल्टीपल एग्स तैयार हो जाते हैं, अराउंड 17 to 18 mm डायमीटर के बन जाते हैं, जो कि हम बार बार रिपीटेडली स्कैन से हम समझते हैं। इसके बाद हम इसको ट्रिगर लगाते हैं। ट्रिगर मतलब HCG का एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे हम इन एग्स को रप्चर करते हैं, इसको ट्रिगर कहते हैं। अब ट्रिगर लगाने के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 35 to 36 आवर्स के बाद हम इसको अल्ट्रासाउंड गाइडेड रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव करना मतलब निकालना, एग्स को निकालते हैं। इसमें ये थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर रहता है, तो एनेस्थीसिया देते हैं और नीचे से वजाइना की तरफ से ही इसको हम निकाल लेते हैं। फिर जब हम सारे एग्स को निकाल लेते हैं तो इसको फिर हम एम्ब्रोलॉजिस्ट को दे देते हैं, वो डिश में रखता है इसको, और स्पर्म्स लेके उसके साथ मिला के या तो आईवीएफ से या फिर ICSI से एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं, उनका कल्चर किया जाता है। आफ्टर दैट 3rd स्टेप आता है हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ये लास्ट स्टेप होता है जिसमें हम पेशेंट से बात करते हैं कि 3rd डे पे आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, 4th या 5th डे, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको यूट्रस में डाल देते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है ये भी अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही किया जाता है। ये पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता है, इसमें कोई सेडेशन की ज़रूरत नहीं होती है, केवल एक फुल ब्लैडर किया जाता है और फिर हम एग्स को उसमें यूट्रस में डाल देते हैं। अभी आपने बात कर दो ना, ICSI टर्म बोला आईवीएफ के साथ या ICSI के साथ, तो वो ICSI क्या चीज़ है? देखिए, आईवीएफ है कि हम बेसिकली एग्स ले लिए हमने और स्पर्म्स ले लिए, डिश में दोनों को छोड़ दिया, अब उनको नेचुरली फर्टिलाइज होने दिया, वो नेचुरली एम्ब्रियोज आपके बनेंगे, आपने अपना काम कर दिया। ICSI में आप एक एग
और एक स्पर्म को आपस में मिला के एम्ब्रियो बनाते हैं। दिस इज एक्सी। ओके, और यहाँ पे हम नंबर ऑफ एग्स लिए ज़्यादा। नहीं, दोनों अच्छा। में ही नंबर ऑफ एग्स हैं। इसमें भी हम मल्टीपल एम्ब्रियोज ही बनाते हैं, एक्सी से भी और आईवीएफ से भी। ओके। बट आईवीएफ में जो फर्टिलाइज है होना है वो नेचुरली हो रहा है एक तरीके से। आपने डिश में दोनों को छोड़ दिया है और वो अपने आप से एम्ब्रियोज बना रहे हैं, और इसमें हम एक एग और एक स्पर्म को पकड़ के एक्सी किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या मेडिकेशंस का भी यूज होता है इस दौरान में? मेडिकेशंस तो हम आईवीएफ के टाइम में जो मैंने जैसे बताया है कि इंजेक्शंस लगाएंगे, गोनेडोट्रोफिन्स और एंटेक ये लगते हैं। साथ में फिर ट्रिगर के टाइम पे एचसीजी का इंजेक्शन लगता है। लेटर ऑन जब हम इनका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के टाइम पे जब हम एग रिट्रीव करते हैं तो उसके बाद हम प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट स्टार्ट करते हैं पेशेंट को, और वो आपके कंटिन्यू रहते हैं जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है 15 डेज के बाद। क्या ये मेडिकेशन सेफ टू यूज है? मतलब इनका कोई साइड इफेक्ट्स भी होता है या? मेडिकेशंस जो हम स्टार्टिंग में जो इंजेक्शंस लगाते हैं डेफिनेटली उनके कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं। हेडेक रहेगा पेशेंट को, ब्रेस्ट टेंडरनेस रहेगा, कुछ वेट गेन रह सकता है। कई बारी बहुत रेयरली, आजकल तो OHSS बहुत कम सुनने को मिलता है, कई बारी आपको एक रेयर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है जिसमें आपके शरीर में पानी भी भर सकता है। सक्सेस रेट क्या है? सक्सेस रेट सभी पूछते होंगे आपसे। तो सक्सेस रेट वैसे कहें तो ओवरऑल 30 to 40% रहता है, बट मैं मानूंगी कि ऐसा नहीं है 30 to 40%। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, इससे कम भी मिल सकता है। इट ऑल वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। ओके। कुछ पेशेंट्स में सक्सेस रेट आपको ज़्यादा मिलता है, जैसे किसी का ट्यूबल फैक्टर है, ट्यूब्स ख़राब हैं, उसमें आपको सक्सेस रेट ज़्यादा मिल सकता है। पेशेंट यंग है, पहले उसे कंसीव हो चुका है, इन केसेस में डेफिनेटली आपको सक्सेस रेट ज़्यादा मिलेगा। मेल फैक्टर है, स्पर्म्स में दिक्कत है और हमने उसमें एक्सी किया है तो उसमें आपको सक्सेस रेट अच्छा मिलता है। तो क्या वो फैक्टर्स है जिनमें सक्सेस रेट कम मिलता है? जैसे बहुत ओल्ड पेशेंट्स हैं, ओल्ड फीमेल्स आती हैं आपके पास, यूट्राइन फैक्टर है, एंडोमेट्रियम बहुत थिन है उनका, या फिर एक फाइब्रॉयड है, बड़ा फाइब्रॉयड है जो कि सर्जरी से नहीं निकाल सकते हैं आप, या फिर स्पर्म काउंट बहुत ही ज़्यादा लो है। इन सब केसेस में आपको सक्सेस रेट कम मिल सकता है। एंडोमेट्रियोसिस में भी आपको सक्सेस रेट, सीवियर एंडोमेट्रियोसिस में भी सक्सेस रेट आपको कम मिल सकता है। ओके। तो जो सक्सेस रेट कम होने के कारण स्ट्रेस भी है क्या? कहीं तक आपने बोला कि स्ट्रेस की वजह से भी इनफर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है, तो वो क्यों बढ़ रहा है? मतलब हर चीज़ का प्रॉब्लम स्ट्रेस आ रहा है एक तरह से निकल के। मैं जिस भी डॉक्टर के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, चाहे वो गैस्ट्रो हो, न्यूरो हो, तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ स्ट्रेस मेजर रीजन है। बट हाउ इनफर्टिलिटी कर रही है स्ट्रेस के साथ कम्बाइनेशन? स्ट्रेस की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। बेसिकली आपके जो हार्मोन्स हैं जो आपका रोल प्ले करते हैं आपका एग बनने में, वो उसमें अफेक्ट करते हैं, साथ में इम्प्लांटेशन में भी अफेक्ट कर सकते हैं। बट एज सच अगर हम ये देखें कि आईवीएफ साइकिल में अगर डेफिनेटली स्ट्रेस बढ़ता ही है, जिसका भी हम आईवीएफ साइकिल करेंगे, कपल इतना स्पेंड करेंगे तो एक फीमेल के ऊपर स्ट्रेस लेवल बढ़ता ही है। ऐसा देखा गया स्टडीज़ के थ्रू कि स्ट्रेस आपके आईवीएफ के सक्सेस रेट को एज सच अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसको हमने एक ऑटोमेटिक पायलट मोड पे डाल दिया है कि हम ही खुद ही अपने लेवल पे गोनेडोट्रोफिन्स उनको दे रहे हैं, अपने तरीके से ही एग्स बना रहे हैं, तो उसमें एज सच स्ट्रेस नहीं उतना रोल प्ले करता। बट स्टिल मैं सबको यही एडवाइस करूँगी कि जितना भी आप उसमें अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकें बेटर है। योगा करें, एक्सरसाइज करें, एनीथिंग जिससे आप स्ट्रेस फ्री रह सके तो डेफिनेटली इट विल हेल्प। क्या कोई अल्टरनेटिव भी हो सकता है आईवीएफ का? देखिए, ऑल्टरनेटिव टू आईवीएफ एक नेचुरल साइकिल आईवीएफ होता है जिसमें आप बेसिकली एग्स नहीं बनाने के लिए मल्टीपल इंजेक्शंस नहीं यूज़ करते। आप जो सिंगल नॉर्मल एग उसका बन रहा है पेशेंट का, आप उसी को ही बेसिकली मॉनिटर करते हैं, उसी को ही रिट्रीव करते हैं और उसी से ही एम्ब्रियो बनाते हैं। डेफिनेटली उसमें सक्सेस रेट काफ़ी कम होता है। सेकेंड, यू कैन गो फॉर IUI में बेसिकली आप जो है स्पर्म्स को डिश में लैब में प्रिपेयर करते हैं, उसका फर्टिलाइजेशन रेट स्पीड बढ़ाते हैं और फिर आप उसको यूट्रस में डाल देते हैं। बट ये जैसे कोई माइनर फैक्टर्स हैं इनफर्टिलिटी में, किसी को PCOD है कि एग्स नहीं बन रहे हैं, किसी में ट्यूबल फैक्टर नहीं होना चाहिए, या फिर किसी को छोटा मोटा स्पर्म काउंट कम है, इन केसेस में आपको IUI हेल्प कर सकता है। या सिंपल PCOD के जो पेशेंट्स हैं जिनको एग्स नहीं बन रहे हैं, उनमें ओवुलेशन इंडक्शन, नॉर्मल ओवुलेशन इंडक्शन जिसमें हम मेडिसिन दे रहे हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं एग्स बनाने के लिए, वो भी हेल्पफुल रह सकता है। कोई एज लिमिट भी है कि हम इस एज के पर्सन को ही IVF की साइकिल से चला सकते हैं? गवर्नमेंट ने एज डिसाइड कर दी है 21 to 50 ईयर्स फीमेल्स के लिए एंड मेल्स के लिए 25 to 55। तो IVF की जर्नी के दौरान क्या कोई बंदा अपने एग्स और अपना स्पर्म यूज कर सकता है? डेफिनेटली हम आपके पेशेंट के ही एग्स और स्पर्म्स को ही यूज़ करते हैं। इन एनी केस कि अगर किसी का पेशेंट का एंटर फॉलिकल काउंट बिल्कुल है ही नहीं, मतलब उसके अपने एग्स ख़त्म हो चुके हैं,
कई बार पेशेंट को पोर ओवेरियन रिजर्व रहता हम्म। है कि उसके अपने रिजर्व ख़त्म हो चुके हैं, उसकी एज ज़्यादा हो चुकी है, या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया है कि यंग पेशेंट है, उसके अपने एग्स ख़त्म हो चुके हैं। ऐसे केसेस में हम डोनर एग्स के लिए जाते हैं। ओके। सिमिलरली स्पर्म्स के लिए अगर पेशेंट एजोस्पर्मिक है तो भी हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोग टीसा या पीसा इस तरह के एक प्रोसीजर्स रहते हैं जिसमें अगर एक दो स्पर्म्स भी हैं उसको रिट्रीव किया जाता है और इक्सी से एम्ब्रियो बना के वो फीमेल में डाले जाते हैं। ओके। और कुछ केसेस में अगर स्पर्म्स बन ही नहीं रहे हैं या पेशेंट खुद से चाहता है कि हाँ डोनर स्पर्म्स यूज़ किए जाएं कि उसमें सक्सेस रेट कम है, तो ऐसे में आप डोनर स्पर्म्स और डोनर एग्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक व्हाट वी हैव सीन इन विक्की डोनर। देखिए विक्की डोनर और इस तरह की ये जो मूवीज़ बनाई जाती हैं ये जस्ट मुझे लगता है एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। मतलब इसमें जैसे विक्की डोनर में दिखाया है कि एक ही बंदा अपने स्पर्म्स को इतने सारे लोगों को डोनेट कर रहा है, ऐसे लीगली आपको अलाउड नहीं है। ओके। एक प्रॉपर स्पर्म बैंक्स होते हैं, हमारे बैंक्स होते हैं, आप उसी से ही स्पर्म्स ले सकते हैं और उसमें आपको डिस्क्लोज नहीं किया जाता पेशेंट कौन है, उसका नाम क्या है, और वो कुछ एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम ही डोनेट कर सकता है। ओके। और एक जो गुड न्यूज़ करके मूवी आई थी आपने देखा था, उसमें स्पर्म इंटरचेंज हो गए थे, तो ये अगर ये भी होने के चांसेस होते हैं क्या? नहीं, इस तरीके से नहीं किया जाता है। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान से किया जाता है। पेशेंट का नाम, लेबल वगैरह सब कुछ अच्छे से तरीके से किया जाता है और उसी तरीके से ही ट्रांसफ़र किया जाता है। कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र किए जाते हैं इस प्रोसेस के दौरान? देखिए ये डिपेंड करता है आप कौन से डे पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम डे 5 के एम्ब्रियोज डालें। डे 5 पे ब्लास्ट बन जाते हैं, उसमें हम सिंगल या 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसमें फर्टिलाइजेशन रेट जो है, इम्प्लांटेशन रेट सबसे ज़्यादा रहते हैं। बट कई बारी आप बात करके पेशेंट से काउंसलिंग करके कि अगर उसके एम्ब्रियोज बहुत अच्छे नहीं बने हैं, डे 3 से ज़्यादा हमें लगता है कि वो आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो आप 3 to 4 एम्ब्रियोज भी पेशेंट से बात करके डाल सकते हैं। आपको उसको रिस्क एक्सप्लेन करने पड़ते हैं कि इससे अगर हम ज़्यादा एम्ब्रियोज डाल रहे हैं तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट हाँ मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। ओके। मेरे को तो एम्ब्रियो के बारे में पता है, बट एक बार हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बता देंगे कि एम्ब्रियो होता क्या और कैसे वो बन रहा है। एम्ब्रियो बेसिकली भ्रूण, अगर हिंदी में कहें तो इसको भ्रूण कहते हैं। जो नॉर्मल प्रक्रिया है कि एक फीमेल का ओवम और जब वो मेल के स्पर्म से मिलती है तो जो भ्रूण बनता है उसी को ही एम्ब्रियो कहते हैं। तो क्या हम आईवीएफ की जर्नी में अपना बेबी का जेंडर भी पता कर सकते हैं पहले से कि हाँ ये बॉय होगा या गर्ल, या हमें चेंज करा सकता हूँ क्या पहले से? नहीं, ये क्वेश्चंस तो होते होंगे ना लोगों के। बिल्कुल ये क्वेश्चंस रहते हैं। ये चीज़ें हम इंडिया में तो डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं। बेसिकली इसके लिए पीजीएस या पीजीटी किया जाता है, जिसमें आपके जो एम्ब्रियोज बने हुए हैं उसका 1 या 2 सेल्स लेके आप उसको टेस्ट कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। उसकी क्रोमोसोम एनालिसिस किया जा सकता है, पर ये सारी चीज़ें इंडिया में बंद है। आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते इंडिया में। आपने भी एक टर्म यूज़ करी पीजीटी करके, तो व्हाट इज़ पीजीटी? पीजीटी इज़ वही प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। ओके। जो कि आपके एम्ब्रियोज बने हुए हैं उसमें से 1 या 2 सेल लेके आप उसका क्रोमोसोम एनालिसिस करते हैं। ये किया इसलिए जाता है कि बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसके बारे में आप पता कर सकें और उन एम्ब्रियोज को ना ट्रांसफ़र किया जाए। ओके। अच्छे एम्ब्रियोज को हम ट्रांसफ़र करें ताकि इम्प्लांटेशन रेट, प्रेगनेंसी रेट ज़्यादा रहे और एक बेबी जो है जो आए दुनिया में ठीक आए। एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग क्या चीज़ होती है? एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग। स्पर्म फ्रीजिंग तो देखिए सभी पेशेंट्स का किया जाता है। सभी मेल पेशेंट्स का हम एक बार स्पर्म्स तो फ्रीज करते ही हैं। कभी जिस दिन हमने पेशेंट का एग रिट्रीव किया जाता है, जिस दिन एग्स निकाले जाते हैं, उसी दिन हमें मेल का स्पर्म्स चाहिए होते हैं। अगर वो फ्रेश सैंपल दे दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। पर कोई इमरजेंसी में अगर हस्बैंड ना आ पाए या उस टाइम पे अपना सैंपल ना दे पाए तो उस टाइम पे हमें स्पर्म फ्रीजिंग जो है बहुत हेल्पफुल रहती है। सेकेंडली स्पर्म फ्रीजिंग आप उन पेशेंट्स में भी कर सकते हैं अगर किसी मेल पेशेंट को कोई कैंसर है या वो आगे फर्दर रेडिएशन के लिए, कीमोथेरेपी के लिए जा रहा है, तो उसे उसका जो है स्पर्म्स को आप फ्रीज करके रख सकते हैं जो कि आगे उसके लिए यूटिलाइज हो सकता है। सिमिलरली एग फ्रीजिंग है। एग फ्रीजिंग में भी आजकल जैसे लोग बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, लेट मैरिजेस हो रही हैं, तो एक फ़ीमेल अपने एग्स को निकाल के फ्रीज़ करा सकती है। सेकेंडली एग फ्रीजिंग हम अगर हम कहें कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग, देयर इज़ अ डिफरेंस। एम्ब्रियो फ्रीजिंग आजकल हम लोग आईवीएफ में जैसे किसी भी पेशेंट का करें, जो भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बन जाते हैं उसको हम फ्रीज़ कर लेते हैं लैब में, और फर्दर वो अगर सेकंड बेबी के लिए प्लान कर रहा है या फर्स्ट साइकिल उसका फेल हो जाता है तो उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक टर्म बहुत सुनने में आ रही है सरोगेसी करके, तो वो क्या चीज़ है? सरोगेसी जैसे कुछ फीमेल्स हैं जिसमें यूट्रस ही नहीं है, या फिर यूट्रस बहुत एट्रोफिक है, या फिर उसका एंडोमेट्रियम जो कि उसकी लाइनिंग है जिसमें बच्चा इम्प्लांट होता है वो बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है,
या फिर उसके पहले के आईवीएफ साइकिल्स फेल हो चुके हैं। तो ऐसे कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में हम एक फीमेल का आईवीएफ करके उसके एग्स रिट्रीव करके और हस्बैंड के स्पर्म्स लेके जो एम्ब्रियोज बन रहे हैं वो किसी और फीमेल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको सरोगेसी कहते हैं। तो ये लीगल है इंडिया के अंदर? हाँ, ये इंडिया में लीगल है, बट इसके लिए आपको प्रॉपर पेपर वर्क सब कुछ करना पड़ता है। उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो सारी हमें करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही आप सरोगेसी करा सकते हैं। OSSH क्या है? OHSS इट्स अ ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम है, एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। पहले बहुत मिलती थी, अब बहुत लेस कॉमनली मिलती है, क्योंकि अब हम लोग बहुत ज़्यादा इसके लिए अवेयर हो चुके हैं, बहुत सारी मेडिकेशंस पे आ चुकी हैं। बेसिकली जब एग्स बनाए जाते हैं पेशेंट के, उसे स्टिमुलेट किया जाता है तो कई बार मल्टीपल एग्स बन जाते हैं। ये मल्टीपल एग्स जब हम इसको रप्चर करने के लिए HCG का इंजेक्शन लगाते हैं, तो जब ये एक साथ फूटते हैं तो कई बार पेशेंट के शरीर में पानी भर जाता है। तो उसके पेट में पानी बढ़ सकता है, अंडेदानी में ऑलरेडी उसकी सूजन होती है, कई बार पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। इसको OHSS कहते हैं। तो लोग, मैं जो मूवी में देखता था, डोनर एग ले लिया या फिर डोनर स्पर्म ले लिया, तो उससे तो ये भी पॉसिबल है ना कि बेबी की हाइट क्या होगी, वेट कितना होगा, तो ये पॉसिबल है क्या इस चीज़ से जेनेटिकली भी करना इसे मैनेज? आप जो चाहते हैं, अगर किसी कोई पेशेंट डोनर एग के लिए जा रहा है या डोनर स्पर्म के लिए जा रहा है, आपका जो क्राइटेरिया है वो आप एक लिख के दे सकते हैं अपने क्लिनिशियन को कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो डोनर है उसकी इस तरह की हाइट हो, उस तरह के उसके आइज़ का कलर हो। तो हम कोशिश करते हैं कि वो मैच हो जाए, बट इट ऑल डिपेंड्स। मतलब ये हम बच्चा प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी स्पेशलिटी दिखा देगा कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तो उस हिसाब से बच्चा प्रिपेयर हो जाएगा, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ, कोशिश ये रहती है कि जिस तरीके से पेशेंट चाहता है, जिस तरह से वो अपने स्पर्म डोनर के लिए या एग डोनर के लिए जो उसका क्राइटेरिया है, वो हम कोशिश करते हैं मैच करने की। जस्ट फ्रोजन एग और फ्रोजन स्पर्म की आपने बताई, तो फ्रोजन एम्ब्रियो भी बताया, तो वो फ्रोजन एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है? फ्रोजन एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करने के लिए जैसे हमने एम्ब्रियोज बना दिए, उसको फ्रीज कर दिया जाता है। तो पेशेंट के एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर किया जाता है। एंडोमेट्रियम मतलब जो उसकी बच्चेदानी है, उसकी लाइनिंग को प्रिपेयर किया जाता है। उसको सेकेंड डे पे बुलाते हैं और उसके लिए टैबलेट स्टार्ट करते हैं। जब उसकी लाइनिंग तैयार हो जाती है तो फिर हम अपने एम्ब्रियोलॉजिस्ट को बोल देते हैं, वो उसको अपने हिसाब से जिस भी दिन के डालने हैं, डे 3 के डालने हैं या डे 5 के डालने हैं, उसके हिसाब से फिर हम पेशेंट का प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट स्टार्ट करते हैं। और जिस दिन ट्रांसफ़र करना होता है, पेशेंट को इन्फॉर्म किया जाता है, उसे बुलाया जाता है, एम्ब्रियोज को लैब में थॉ किया जाता है। बेसिकली फ्रीज़र से, एक तरह से जैसे हम कहें कि हमने कोई चीज़ फ्रिज में रखी हुई है, उसको निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पे लाते हैं और फिर उसके यूट्रस में डाला जाता है। सेम वही प्रोसीजर रहता है ट्रांसफ़र का, अल्ट्रासाउंड गाइडेड रहता है। ओके, हाउ लॉन्ग कैन फ्रोजन एम्ब्रियो बी स्टोर्ड? कितना लंबा टाइम तक स्टोर रह सकती है? इसको जो हमारे लॉ है, इंडियन लॉ है, वो कहते हैं आप 5 ईयर्स तक इसको स्टोर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नहीं अलाउड है। क्या किसी को नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है आफ्टर IVF भी? IVF के बाद भी नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है, अगर पेशेंट का ट्यूबल फैक्टर या इस तरह का फैक्टर नहीं है जिसको हमें, जो कि ठीक नहीं हो सकता बेसिकली। अगर जैसे कुछ लोग हैं कि भाई IUI साइकिल फेल हुआ या स्ट्रेस था उसको बहुत ज़्यादा, शुरू में पेशेंट बहुत ज़्यादा कंसर्न था, उसका IVF साइकिल उसने करवाया है, तो बाद में पेशेंट को नेचुरल प्रेगनेंसी भी हो सकती है। आज से 10 साल पहले IVF कितना ज़्यादा था और आज कितना है, सेंटर्स वगैरह? डेफिनेटली आप आज की डेट में IVF साइकिल्स जो हैं, रेट्स बढ़ गए हैं। जैसे बताया था कि भाई पेशेंट अब बहुत ज़्यादा कंसर्न हो चुके हैं, इनफर्टिलिटी के रेट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, पेशेंट में अफोर्डेबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए नंबर ऑफ़ साइकिल्स और नंबर ऑफ़ सेंटर्स सब कुछ बहुत बढ़ गया है। तो मेरा सवाल ये था कि जो IVF से बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो अब उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसी है? वो अलग है क्या उन बच्चों से जो बिना IVF के हुए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला गया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनमें, डेफिनेटली देखिए, एक वैसे देखा जाए, क्योंकि ये IVF या ICSI की वजह से नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानती। उनमें थोड़े बहुत जो पेशेंट्स हैं, उनमें थोड़े बहुत कंजेनाइटल डिफेक्ट्स वगैरह थोड़े से ज़्यादा मिले हैं कुछ पेशेंट्स में, पर मुझे ये लगता है क्योंकि IVF और ICSI ये इन पेशेंट्स का होता ही इन पेशेंट्स का है जिनमें इनफर्टिलिटी है, जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, तो ये एज फैक्टर, या फिर हो सकता है कि जो स्पर्म्स है, जिनके स्पर्म्स पुअर क्वालिटी के हैं, उनमें हम IVF और ICSI करते हैं, तो ऐसे केसेस में अदरवाइज ऑल्सो कि अपने बच्चे में कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होने के थोड़े चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मैं उस चीज़ का कारण मानती हूँ, बट एज सच प्रोसेस IVF और ICSI का नहीं मानती हूँ। अगर किसी कपल ने इस साल में IVF कराया तो वो कितने टाइम के बाद दोबारा IVF प्रोसीजर को
ली जा सकता है? 1.5 से 2 महीने के बाद आई थिंक इट्स Okay, दोबारा से? दोबारा से वो ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी का फर्स्ट IVF फेल हो गया तो वो दोबारा कितने टाइम के बाद जा सकता है फिर? सिमिलरली 1.5 Similarly? से 2 महीने के बाद। हाँ 1 से जी। 2 महीने के बाद। जी। हाउ मच IVF कॉस्ट? इट अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट, मतलब मेरे सेंटर में इट कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख, बट इट ऑल वेरीज टू सेंटर एंड आप क्या चीज़ करा रहे हैं, क्या आप PGT के लिए जा रहे हैं या फर्दर आप एम्ब्रियो फ्रीजिंग के लिए भी जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कि मैंने ना खुद सारे पॉडकास्ट चेक किए थे, तो इंडिया में किसी ने बात ही नहीं करी IVF को लेके, कि कोई पॉडकास्ट ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ अस भी हैं, हम ही लोग हैं जो इसके लिए पॉडकास्ट लेके आए हैं। और मैं चाहूँगा लोग, जितने भी लोग हैं, ज़रूर देखें। और किसी को कैसी प्रॉब्लम है तो एड्रेस लिंक में है, आप जाके मैम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग और इतनी वंडरफुल नॉलेज स्प्रेड करने के लिए IVF के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।